मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। जेम्स हैडली चेस का उपन्यास चौथा इक्का भाग 2। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। उसी शाम जब आर्चर एवं ग्रेनविल होटल जॉर्ज फिफ्थ में पैटरसन से मिलने गए तो वह बड़ा अच्छे मूड में और सरूर में था। वेटर को ऑर्डर देने के पश्चात उसने आशा से कहा, तुमने इस काम के लिए बिल्कुल सटीक आदमी चुना है। तब वह खीसे काटकर ग्रेनविल को संबोधित करते हुए बोला, तुम बहुत चालू हो। उसकी शक्ल से लग रहा था कि वह तुम्हारे हाथों बिक गई है और तुमने उसे खूब रिझाया है। औरतों को रिझाना तो मेरा पेशा है मिस्टर पैटरसन। इतनी देर में वेटर तली हुई मछली लेकर उनकी मेज के पास पहुंच गया और वे खामोश हो गए। जब वेटर जा चुका तो पैटरसन ने अपनी बात जारी करके कहा, तुम्हारा काम उसके दिल में यह बिठाना है कि हमारी परियोजना बहुत ही लाभदायक है और वह उसमें 20 लाख लगा दे। मैं तुम्हें अपनी इस परियोजना के बारे में तफसील से बता देता हूँ। यदि बाद में कुछ और मालूम करने की ज़रूरत पड़े तो आर्चर से पूछ लेना, यह अच्छी तरह से समझा देगा। ग्रेनविल ने सकारात्मक सिर हिला दिया। एक बार वह तुम्हारे हत्थे चढ़ जाए तो फिर मेरी नज़र कई और स्थान पर भी है जहां पर हॉलिडे कैंप्स निर्माण किए जा सकते हैं। आर्चर जो चुपचाप बैठा था सोचने लगा कि पैटरसन आसमान पर उड़ने लगा है। इसे जमीन पर उतार लाऊं तो अच्छा है। मैं आपको यह बात बता दूं मिस्टर पैटरसन कि हेल्गा एक बहुत ही कुशल एवं चतुर बिजनेस वूमेन है। यदि आप इस ख्याल में हैं कि पैसा लगाने के बाद वह एक निष्क्रिय साझेदार बनने के लिए सहमत हो जाएगी तो आप बहुत भारी गलतफहमी में हैं। वह बिजनेस पर पूरा नियंत्रण चाहेगी। पैटरसन मुंह मैला करके बोला, एक औरत मेरे बिजनेस में दखल दे, यह मेरे बस से बाहर है। कहकर वह ग्रेनविल की ओर देखकर बोला, तुम उसे यह कहना कि हम उसके पैसे पर उसे 25% देंगे, लेकिन नियंत्रण हमारा होगा। आर्चर की अपेक्षा के विपरीत जब ग्रेनविल ने पैटरसन को उत्तर दिया कि उसके लिए हिल्गा को सहमत करने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो आर्चर यह सुनकर हैरान रह गया। पैटरसन ने ग्रेनविल का बाजू थपथपाकर कहा, यह हुई ना बात। तुम यह बताओ कि उससे पैसा हासिल करने में कितना समय लग जाएगा। जल्दबाजी करना कोई उचित नहीं होगा मिस्टर पैटरसन। 10 दिन तो लग ही जाएंगे। 10 दिन ठीक है, लेकिन जरा खर्चे का ख्याल रखना, ज्यादा खर्चा मत करना। आप खर्चे की बात करते हैं और मैं काम पूरा करने की सोचता हूँ। ऐसे कामों में खर्च की कोई परवाह नहीं किया करता। इसके अलावा मेरे बारे में हेल्गा का विचार है कि मैं एक धनाढ्य हूँ, सो उसका यह भ्रम बनाए रखने के लिए मुझे उस पर खर्चा तो करना ही पड़ेगा। वह तो मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे का पेट तो नहीं, बस इतना ख्याल रखना। पैसे का पेट किसके पास होता है? ग्रेविल ने लापरवाही से कहा और पेरिस की नाइट लाइफ के बारे में एकलाप आरंभ कर दिया। ग्रेनविल एकलाप के साथ साथ अनेक प्रकार के पकवानों से पेट पूजा कर रहा था। जब वह खाना खा चुका तो पैटरसन ने उससे कहा, अच्छा तो मैं तो चला, और वो अपनी जगह से उठा, लेकिन तुम जरा खर्चे का ख्याल रखना। कहकर वह होटल से बाहर निकल आया। क्या घटिया आदमी है, ग्रेनविल ने आशा से कहा और वेटर को इशारा करके बोला, मेरे लिए कॉफी और ब्रांडी। हाँ घटिया है, आर्चर ने कहा, लेकिन हाल फिलहाल तो उसी के द्वारा मेरी जीविका चलती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? ग्रेनविल अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, तुम भी यही सोचते हो कि हेल्गा इतनी वाहियात परियोजना में पैसा लगाने के लिए सहमत हो जाएगी? कदापि नहीं। लेकिन जब तक पैटरसन का यह भ्रम बना रहता है कि हेल्गा इतनी रकम दे देगी, तब तक मुझे $100 प्रति सप्ताह और तुम्हें अपने आमोद प्रमोद के लिए पैसा मुहैया होता रहेगा। सो हम अपने फायदे पर लात क्यों मारें? और जब हेल्गा इस प्रस्ताव को रद्द कर देगी तो तुम्हें भी अपने लिए कोई और प्रौढ़ा तलाश करनी पड़ेगी और मुझे कई नई जॉब नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तुम गंभीर नहीं हो, ग्रेनविल ने कहा। बिल्कुल गंभीर हूं और वास्तविकता से कभी मुंह नहीं चुराता, आर्चर ने जवाब दिया।
यार तुम पराजयवादी हो। तुम स्थिति को मेरी दृष्टि से देखो। कुछ ही घंटों में मैंने संसार की संपन्न औरत को लुभा लिया है। वह मेरे साथ रमण करने के लिए उत्कंठित है। एक बार हम प्रेमी बन गए तो उसके करोड़ों मेरी पहुंच में होंगे। मैं मानता हूँ कि छल योजनाएं बनाना मेरे वश से बाहर है, लेकिन तुम तो ऐसे कामों में महारत रखते हो। यदि मैंने गलत कहा हो तो मुझे बता दो। ग्रेनविल की ये बात सुनकर आशर के कान खड़े हो गए। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैटरसन को तो छोड़ दें और हेल्गा से जितना पैसा बन पड़े उतना ऐंठ लें। आशर काफी देर तक सोचता रहा। तुम्हारी विचारधारा बिल्कुल गलत है क्रिस। पैटरसन की आर्थिक सहायता के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हारे पास मर्सिडीज कार और प्लाजा एंथनी का कमरा नहीं रहेगा और मैं अलग आर्थिक संकट में पड़ जाऊंगा। मैं मानता हूँ कि पैटरसन से पिंड छुड़ाने का तुम्हारा प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो पैसा कहाँ से आएगा? तथा दूसरी बात यह है कि तुमने अभी तक हेल्गा का एक ही रूप देखा है और कि वह एक खूबसूरत एवं मधुरभाषी है। उसका दूसरा पक्ष सर्वथा विभिन्न है। वह जितनी सुंदर है उतनी ही कठोर एवं चतुर है। वह एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय विशेषज्ञ की बेटी है तथा उसने पिता का दिमाग उत्तराधिकार में पाया है। हेल्गा एक वित्तीय विशेषज्ञ होने के साथ साथ अर्थशास्त्र और कानून की पंडित है। वह छल को कोसों दूर से सूंघ लेती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यौन उसकी कमजोरी है और वह अपने यारों पर दिल खोल कर पैसा खर्च करती है, लेकिन यदि कोई उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहे तो यह असंभव है। वह फौरन ताड़ जाती है और उसको उसके घर तक पहुंचाकर दम लेती है। तुम उसको कम मत आंकना। आशर आंखें बंद करके सोचने लगता कि पिछली बार जब मेरी जरा सी चूक से हरमन रॉल्फ का पैसा डूब गया था तो हेल्गा ने मुझे संकट से उबारने के बजाय मुझे अपने घेरे में ले मेरी वे हालत की थी कि मुझे 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। क्यों ना उससे बदला लिया जाए, लेकिन कैसे? मैं इस बारे में सोचूंगा क्रिस। यही तो मैं कह रहा हूँ। हमारे पास अभी 10 दिन है। इस दौरान तो वह टुच्चा पैटरसन हमें पैसा देगा ही देगा और हम उसकी आंखों में यह धूल झोंकते रहेंगे कि हेल्गा शीशे में उतर रही है। फिर हम पैटरसन को झांसा दे देंगे। क्रिस, मैं तुम्हें फिर बता दूं कि हेल्गा को कम आंकना बहुत बड़ी ही मकत होगी। आशर की यह चेतावनी सुनकर ग्रेनविल हंसने लगा था। आज दोपहर यदि तुमने यह देख लिया होता कि वह मुझे कैसे टुकर टुकर देख रही थी तो तुम यह बात कभी ना कहते। वह तो पेड़ पर पके हुए आम की तरह मेरी गोद में गिरने के लिए तैयार है। तत्पश्चात आशर अपने होटल वापस लौट आया और अपने कमरे में बिस्तर पर लेटकर वह सोचने लगा कि ऐसी क्या योजना बनाई जाए कि हेल्गा 20 लाख देने को तैयार हो जाए। लेकिन उसके तेज तर्रार दिमाग ने उसका कोई साथ नहीं दिया। आखिर थक हार कर उसने रेडियो ऑन कर दिया और 11 बजे के समाचार सुनने लगा। सबसे महत्वपूर्ण समाचार यह था कि अपहरणकर्ताओं की एक टोली ने 5 लोगों को बंधक बना लिया है। उनको मुक्त करने के लिए 1 करोड़ फिरौती धन मांगा है। आशा ने अधीरता से रेडियो बंद कर दिया और कपड़े उतारने लगा। उसने आधी ही कमीज उतारी थी कि रुक गया और रेडियो की ओर देखने लगा। अपहरण, एक योजना उसके दिमाग में जन्म लेने लगी और फिर वह सारी रात सो नहीं पाया। रेलिस द फ्लोर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो फांतेब्लू पैलेस के पीछे की गली में स्थित है। हेल्गा एवं ग्रेनविल जब वहां पहुंचे तो वहां की स्वामिनी मैडम टोनेली ने उसका स्वागत किया और उनकी अगुवाई करती हुई एक मेज कुर्सी की ओर ले गई। इस रेस्टोरेंट में मात्र 15 युगलों के बैठने की व्यवस्था थी। हेल्गा जब कुर्सी पर बैठ गई तो ग्रेनविल ने कहा, यहाँ पहुंचने से पहले ही मैंने मैडम टोनेली को फ्राइड चिकन तैयार करने के लिए कह दिया था। तुम उसके हाथों का बना मुर्गा खाओगी तो तुम्हें पता चलेगा कि फ्राइड चिकन क्या होता है। पता नहीं इसमें क्या क्या मसाले डालती है। तुम तो पेरिस के बारे में बहुत कुछ जानते हो क्रिस। यह जगह हूबहू मेरी इच्छानुकूल है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट के बनावटी वातावरण से तो कई बार जी ऊबने लगता है।
तुम तो पेरिस के कोने कोने से परिचित लगते हो। बस थोड़ी सी सुध-बुध है, ग्रेनविल ने कहा। मौका मिलने पर मैं तुम्हें वियना, प्राग एवं मास्को के ऐसे-ऐसे रेस्तरां में ले चलूँगा कि तुम हैरान रह जाओगी। अब पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहूँगा कि मैडम टोनेली फ्राइड चिकन कैसे तैयार करती हैं। ग्रेनविल जब उसे यह बता चुका कि चिकन किस भांति से तैयार किया जाता है, तो हेल्गा ने कहा, यह तो कोई स्वर्गलोक का पकवान लगता है। यह एक अपवादिक भोजन है, तुम्हारी जैसी अपवाद स्वरूप रमणियों के लिए, ग्रेनविल ने कहा। हेल्गा अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो गई। क्रिस, तुम मुझे यह बताओ, तुम काम क्या करते हो? आशर ने इस बारे में क्रिस को पहले ही पट्टी पढ़ा दी थी। आशर आज सुबह क्रिस से मिलने आया था और उसे यह समझाया था, मेरे दिमाग में एक स्कीम आई है, लेकिन अभी उसका रूप निखारना बाकी है। तुम ऐसा करना कि आज रात उसे सैर सपाटा करवा कर होटल वापस छोड़ जाना, लेकिन उसके साथ सहवास मत करना। मैं हेल्गा की नस नस से परिचित हूँ। कल रात तुम 2 दिन के लिए होटल से गायब हो जाना। जाने से पहले हेल्गा के कमरे में फूलों का एक गुलदस्ता भेज देना और उसके साथ यह रुक कर लगा देना कि मैं अपने काम के संबंध में 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। इन 2 दिनों में उसकी कामाग्नि और भड़केगी और यही हमारा उद्देश्य है। तब 2 दिन बाद तुम उसके कमरे में जाना और फिर उसके साथ रमन करना। ग्रेनविल ने आशर की बात पल्ले बांध ली थी, सो इस समय उसने हेल्गा के प्रश्न का उत्तर दिया। ग्रेनविल ट्रस्ट से मुझे इतनी आय होती है कि मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। वैसे मैं अपने आप को व्यस्त रखने के लिए एक ऐसे बिल्डर के साथ कार्यरत हूँ जो अपनी एक प्रॉपर्टी स्कीम को यहाँ पर तरक्की देना चाहता है। इस नीरस विषय को छोड़ो। वह स्कीम क्या है? हेल्गा ने पूछा। कोई खास ऐसी नहीं जिसमें तुम्हें रुचि हो, ग्रेनविल ने आशर के सिखाए अनुसार कहा। यह क्या नीरस सा विषय ले बैठी हो? इसी समय मैडम टोनेली भोजन लेकर उनकी मेज पर पहुंच गई थी और वे चुप हो गए थे। हेल्गा ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन जीवन में कभी नहीं किया था। जब वे भोजन कर रहे थे तो ग्रेनविल ने एक और दिलचस्प एकालाप आरंभ कर दिया था। हेल्गा केवल हूँ हाँ करती रही थी। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं क्यों ना अपना पैसा इस स्कीम में लगाकर इस अद्भुत मर्द को अपने कब्जे में कर लूं। तुम मुझे अपनी स्कीम के बारे में बताती क्यों नहीं, क्रिस? बात यह है हेल्गा कि मैं अपने बॉस की अनुमति के बिना उस स्कीम के बारे में किसी से कोई बात नहीं कर सकता। यह सुनकर हेल्गा का मुंह मैला हो गया। खाना खाने के बाद ग्रेनविल हेल्गा को प्लाजा एंथनी होटल वापस ले आया। दुर्भाग्य से अपने बिजनेस के संबंध में किसी से मिलने जाना है। आज की शाम बहुत ही हसीन थी। संगति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पैटरसन एक कुंज में बैठा बड़े ध्यान से देख रहा था कि हेल्गा कैसे टुकुर टुकुर नजरों से क्रिस की ओर देख रही है। धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए, हेल्गा ने कहा। आज की शाम वाकई बहुत हसीन गुजरी है। तब ग्रेनविल हेल्गा को लिफ्ट के पास लाया था और काफी देर तक उसका हाथ पकड़कर खड़ा रहा था। फिर हेल्गा के हाथ को अपने होठों का स्पर्श देकर छोड़ दिया था। हेल्गा जब ऊपर अपने स्वीट में पहुंची थी तो उस समय रात के 11 बजे थे। तब उसने अपने कपड़े बदले थे और बिस्तर पर लेट गई थी। आज वह खुशी के एहसास से भरी हुई थी। मुझे उससे प्रेम हो गया है और वह भी मेरे हाथों बिक गया है। लिफ्ट के पास खड़ा जब वह मुझे विदा कर रहा था तो कैसी नजरों से देख रहा था। ऐसी नजरों से तभी कोई मर्द किसी औरत को देखता है जब उस पर रीझ गया हो। लेकिन हेल्गा यह नहीं जानती थी कि ग्रेनविल एक व्यावसायिक प्रेमी है और औरतों को प्यार भरी नजरों से देखना उसका पेशा है। तब एकाएक में चिंतित हो गई कि ग्रेनविल ने कल मिलने का कोई जिक्र नहीं किया। भूल गया होगा। हेल्गा ने अपने आप को सांत्वना दी। कल फोन करेगा और फिर किसी अद्भुत जगह ले जाएगा। ग्रेनविल के ख्यालों से भी हेल्गा को नींद नहीं आई और आखिर उसे सोने की 2 गोलियां खाकर नींद की शरण लेनी पड़ी। अगली सुबह वह देर तक सोती रही थी। जब उसकी आंख खुली थी तो 10 बज चुके थे।
वह नहाने धोने के लिए बाथरूम जा रही थी कि टेलीफोन की घंटी सुनकर उत्सुकता से फोन की ओर लपकी कि कहीं क्रिस का फोन ना हो। लेकिन वह लॉबी क्लर्क का फोन था। मैडम, आपके नाम एक संदेश है। आप कहें तो आपके कमरे में भेज दूं? हाँ, भेज दो, हेल्गा ने उदासीन स्वर में कहा और संदेश का इंतजार करने लगी। तनिक देर पश्चात एक वेटर गुलाब के फूलों का एक गुलदस्ता लेकर हेल्गा के कमरे में पहुंच गया। उस गुलदस्ते के साथ एक रुक्का लगा हुआ था। रुक्के पर लिखा था, मुझे अपने बिजनेस के संबंध में शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। 2 दिन पश्चात वापस लौटते ही तुमसे मिलूंगा, क्रिस। 2 दिन? चलो, उसने यह तो लिखा है ना, वापस लौटते ही मिलूंगा। मैं उसका इंतजार करूंगी। तब वह खिड़की के पास जा खड़ी हुई थी और सोचने लगी थी कि क्रिस के बिना पेरिस बिल्कुल सूना लगेगा, पहाड़ जैसे। ये 2 दिन कैसे कटेंगे? जैसा कि आशा चाहता था, ये 2 दिन हेल्गा ने बड़ी मुश्किल से काटे थे। अपने आप को लोमन एवं बिन बॉर्न के साथ कार्यव्यस्त रखने पर भी वह हर क्षण क्रिस को स्मरण करती रही, जबकि क्रिस ने उसके बारे में सोचा तक नहीं था। आशर की सीख अनुसार वह 2 दिन के लिए शहर से बाहर चला गया था और पैटरसन के पैसे पर ऐश मौज में मगन रहा था। तीसरे दिन सुबह 11 बजे ग्रेनविल वापस पेरिस पहुंचा था और प्लाजा एंथनी होटल में अपने कमरे में जाकर सबसे पहले आशर को फोन किया था। अब तुम इस काम में जुट जाओ। पैटरसन से मेरी बात हुई थी, अब वह अकुलाने लगा है, कहकर आशर ने ग्रेनविल को समझाया था कि हेल्गा पर किस तरह से पट्टू डालना चाहिए। यह सब मैं कर लूंगा आशर, किंतु समस्या यह है कि पैसा खत्म होता जा रहा है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता क्रिस, इसके लिए तो तुम्हें खुद पैटरसन से बात करनी पड़ेगी। सो आशर से नकारात्मक उत्तर पाकर ग्रेनविल पैटरसन के कमरे में गया। पैटरसन उस समय अपने बिजनेस के बारे में शेपीलो से विचार विमर्श कर रहा था। यह क्या तमाशा है भाई? पैटरसन ने जवाब तलबी स्वर में पूछा। 2 दिन से तुम कहाँ गायब थे? मैं गायब नहीं हुआ था, ग्रेनविल ने बताया, वरन हेल्गा को और परेशान करने के लिए यहाँ से बाहर चला गया था। जैक और मैंने इस बारे में सलाह मशवरा किया था और इस नतीजे पर पहुंचे थे कि 2 दिन तक हेल्गा से ना मिलने से हेल्गा मेरे लिए और अधीर हो जाएगी। आज रात में अपना काम करूंगा। क्या काम करोगे? पैटरसन ने उत्सुकता से पूछा। पहले उसे आपकी परियोजना के बारे में बताऊंगा और तब उसके साथ रमन करके उसे प्रसन्न करूंगा। पैटरसन ने सहमति में सिर हिलाया। और उसके पश्चात तो हेल्गा पर निर्भर करता है। मेरे ख्याल में तो वह पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगी। और आप बहरहाल इस बात से आश्वस्त रहिए कि 10 दिन के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। तो ठीक है, तुम उसके साथ जो मर्जी करो, मुझे तो पैसे से मतलब है। मैं कर लूँगा, लेकिन बात यह है मिस्टर पैटरसन कि आपने मुझे खर्चे के लिए जो पैसे दिए थे वह ख़त्म हो गए हैं। यदि आप यह काम जारी रखवाना चाहते हैं तो मुझे 5,000 और दीजिए। पैटरसन आग्नेय दृष्टि से ग्रेनविल की ओर देखने लगा। मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अब तुम अपनी जेब से पैसा खर्च करो। जब वह मुझे पैसा दे देगी तो मैं तुम्हें उसमें से कमीशन दे दूंगा। उससे पहले तुम्हें अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। मेरे पास पैसा कहाँ से आया मिस्टर पैटरसन? इस वास्तविकता को आप अच्छी तरह से जानते हैं। या तो आप मुझे 5,000 और दीजिए, नहीं तो मुझे इस काम को रोकना पड़ेगा। पैटरसन क्रोध से लाल पीला हो गया। मैंने पहले जो तुम्हें पैसा दिया था उसका क्या हुआ? तुम मुझे उसका पूरा हिसाब दो। पैसे का हिसाब मैंने आज तक नहीं रखा। पैसा खर्चने के लिए होता है, हिसाब रखने के लिए नहीं। लगता है शायद आपकी काम करवाने की मर्जी नहीं। मेरा विचार यह है कि आप हेल्गा रॉल्फ से पैसा लगवाने के बारे में भूल जाइए। पैटरसन और शेपीलो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तनिक संकोच के पश्चात पैटरसन ने अपनी जेब से बटुआ निकाला और 3,000 गिनकर ग्रेनविल के सामने रख दिए। मैं इससे अधिक एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, पैटरसन ने कहा, और मैं 5,000 से फूटी कौड़ी भी कम नहीं लूंगा। आप हेल्गा रॉल्फ का काम किसी और से करवा लेना।
मुझे आज दोपहर मैंड्रिड जाना है। वहाँ पर एक संपन्न प्रौढ़ा को मेरी सेवा की आवश्यकता है। कहकर ग्रेनविल अपनी जगह से उठा और बाहर जाने लगा। रुकिए तो, पैटरसन उसे रोकते हुए बोला। मैं तुम्हें 5,000 पूरे कर देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर काम नहीं हुआ तो। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप मुझे धमकी नहीं देंगे। मैं धमकियों से काम नहीं करता, लेकिन जो काम कहता हूँ उसे पूरा करता हूँ, ग्रेनविल ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। 9 बजे सुबह जब वेटर नाश्ता लेकर हेल्गा के कमरे में पहुंचा तो ट्रे में एक बंद लिफाफा देखकर हेल्गा संदेश पढ़ने को एकदम उत्सुक हो गई। वेटर मुश्किल से कमरे से बाहर निकला होगा कि हेल्गा ने लिफाफा खोला और उसे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, बशर्ते कि तुमने मुझे मिलने से इनकार नहीं किया तो आज रात 8:30 बजे मैं तुम्हारे कमरे में तुमसे मिलने आऊँगा। क्रिस। यह संदेश पढ़कर हेल्गा विभोर हो उठी। कॉफी पीने के साथ साथ उसका मस्तिष्क तेजी से काम करने लगा। आज रात, हेल्गा ने सोचा, आज रात मैं स्थिति पर नियंत्रण रखूंगी। कहीं घूमने नहीं जाएंगे, यहीं कमरे में डिनर करेंगे और फिर मेरे पास तैयारी के लिए सारा दिन है। बढ़िया से बढ़िया खाना मंगवाऊंगी, वेटर को कमरे से बाहर भेज दूंगी। यही होगा ना, लोग अफवाहें उड़ाएंगे, उड़ाने दो। तब मैं क्रिस के साथ आगे का प्रोग्राम बनाऊंगी। इसी समय बिनबॉर्न का टेलीफोन आया था कि ब्रुसेल्स एक जगह देखने जाना है। हेल्गा ने सिर दर्द का बहाना बनाकर उसे टाल दिया था। तब उसने प्लाजा होटल के हेयर ड्रेसर को फ़ोन किया था और उससे कहा था कि 3 बजे तुम खुद भी आ जाना और ब्यूटिशियन को साथ ले आना। इसके पश्चात वह बाथरूम में स्नान करने चली गई। नहाने के पश्चात हेल्गा सुगंधित पानी के बाथ टब में ले गई। नहाने के पश्चात हेल्गा ड्रेसिंग रूम में आई थी और एक बहुत ही सुंदर लिबास पहना था। तब उसने होटल के गृह प्रबंधक को ऊपर कमरे में बुलाया था और उसे आज रात के लिए शैंपेन, अनेक प्रकार की वारुणियों एवं नाना प्रकार के खानों का बंदोबस्त करने को कहा था तथा उसे यह हिदायत दी थी कि 8 बजे तक खाना कमरे में लग जाना चाहिए और वेटर के रुकने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैं खुद डिनर सर्व करूंगी। गृह प्रबंधक हेल्गा को आश्वासन देकर डिनर का प्रबंध करने नीचे चला गया था। इधर जब हेल्गा इन तैयारियों में लगी हुई थी तो उधर आर्चर एवं ग्रेनविल आपस में यह संभाषण कर रहे थे। आज तो कयामत का दिन है, ग्रेनविल ने कहा, और इधर मैंने उस हरामी से 5,000 निचोड़ लिए हैं। तुम चाहो तो उन 5,000 में से अपनी कमीशन काट ले लो। कहकर उसने 1,000 फ्रैंक का नोट आशर के आगे कर दिया। आशर, जिसकी जेब दिन प्रतिदिन खाली होती जा रही थी, उसने निसंकोच 1,000 का नोट उसके हाथ से लेकर अपनी जेब में डाल लिया। वह जो अपनी परियोजना के अलम गलम कागज पैटरसन ने मुझे दिए हैं वह मैंने पढ़े। मुझे तो नहीं लगता कि कोई अक्लमंद व्यक्ति इस परियोजना में पैसा लगाएगा, ग्रेनविल ने कहा। मैं जानता हूँ, आशर ने सहमति व्यक्त की, लेकिन यह एक जुआ है। शायद दांव सीधा पड़ जाए, लेकिन जहाँ तक मैं हेल्गा को समझता हूँ वह इस परियोजना में पैसा लगाने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। वह एक बहुत ही चतुर बिजनेस वूमेन है। फिर आशर आधे घंटे तक उसे समझाता रहा और ग्रेनविल ध्यान लगाकर आशर की बात सुनता रहा। जब आशर उसे पूरी पट्टी पढ़ा चुका तो ग्रेनविल ने प्रश्न किया, जब हेल्गा इस प्रस्ताव को रद्द कर देगी, जैसा कि तुम एवं मैं जानते हैं कि वह करेगी, तो तुमने आगे क्या सोचा है? मेरे दिमाग में एक योजना विकसित हो रही है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अभी वक्त है। पहले तो तुम हेल्गा के साथ जाओ, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी ओर से उसे अपनी दासी बना लेना। 8 बजते ही वेटरों ने हेल्गा के कमरे में खाना लगा दिया। शैंपेन की बोतलें बर्फ में लगा दी। इस दौरान हेल्गा अधीरता से बार बार अपनी घड़ी की ओर देख रही थी। उसने एक बहुत ही खूबसूरत लिबास पहन रखा था। सारा प्रबंध करने के बाद वेटर एवं गृह प्रबंधक हेल्गा के कमरे से नीचे चले गए थे और हेल्गा यह इंतजार करने लगी कब 8:30 बजे। एन 8:30 पर हेल्गा के दरवाजे पर दस्तक हुई।
हेल्गा ने लपक कर दरवाज़ा खोला। बाहर ग्रेनविल खड़ा था। उसने खूबसूरत कफ का एक सूट पहन रखा था जिसमें वह बहुत ही मनोहर लग रहा था। ग्रेनविल ने हेल्गा का हाथ पकड़कर अपनी होठों का स्पर्श दिया। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, ग्रेनविल ने हेल्गा के सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कहा। अभी 2 दिन पूर्व तुमसे मुलाकात हुई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो तुमसे मिले सदियां बीत गई हों। कहकर वह कमरे के अंदर चला आया और मेज पर डिनर लगा हुआ देखकर बोला, हेल्गा, यह सब क्या है? मैं तो तुम्हें बाहर ले जाना चाहता था। आज नहीं, आज रात यहीं खाना खाएंगे। चलो आओ, पहले मद्यपान करें। मैं तो वोदका एवं मार्टिनी लूंगी। मैं भी यही लूंगा। ग्रेनविल ने ब्रीफ केस जो अपने साथ लाया था एक कुर्सी पर रखा और वोडका और मार्टिनी मिश्रण करने के लिए उस मेज की ओर चला गया जिस पर बोतलें और गिलास लगे हुए थे। इतनी सारी चीजें तुम शॉपिंग कर किनने गई थी क्या? ना, मैं तो अपने नीरस सहकर्मियों के साथ कार्यरत थी। और तुम? ग्रेनविल हंसने लगा। मैं भी कार्यरत था एक काम में। ग्रेनविल मदिरा के 2 गिलास हाथ में थामे हेल्गा के समीप आते हुए बोला। हेल्गा ने एक गिलास ग्रेनविल के हाथ में से ले लिया और एक चुस्की लेकर बोली, तुम बहुत अच्छी ड्रिंक बनाते हो, हूबहू ऐसे ही जैसे हिकल बनाता है। हिकल कौन? ग्रेनविल ने मुंह बनाकर पूछा। हिकल मेरा गृह प्रबंधक है। मैं उसे फ्लोरिडा छोड़ आई हूँ। वह बहुत ही वफादार है और ऑमलेट तो इतना स्वादिष्ट बनाता है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। ग्रेनविल को हेल्गा के बूढ़े एवं वफादार गृह प्रबंधक में क्या दिलचस्पी हो सकती थी। तुमने यह तो बताया नहीं कि खाने का क्या प्रोग्राम है, ग्रेनविल ने कहा। तुम्हें भूख लग रही है क्या? भूख तो नहीं लग रही, बस यूं ही। मैं अभी थोड़ी देर पहले नाइस से आया हूँ। विमान के स्नैक्स इतने घटिया किस्म के थे कि मुंह का मजा बिगड़ गया है। नाइस यानी दक्षिण फ्रांस गए थे तुम? हेल्गा ने कहा। दक्षिण फ्रांस मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम यह ड्रिंक खत्म करो और खाना खाते हैं। ग्रेनविल जब अपने एवं हेल्गा के लिए 2 प्लेटों में खाना लगा रहा था तो हेल्गा टुकड़ टुकड़ नजरों से उसकी ओर देख रही थी और सोच रही थी, कितना अद्भुत मर्द है ग्रेस। इसमें ऐसी विशेषता है जो मैंने आज तक किसी मर्द में नहीं देखी। तुम मुझे नाइस के बारे में बताओ, हेल्गा ने उसके साथ खाना शुरू करते हुए कहा। दरअसल मैं तुमसे परामर्श करना चाहता हूँ हेल्गा। मुझे शायद कुछ दिनों के लिए सऊदी अरब जाना पड़ जाए और सच बात यह है कि मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहता। यह सुनकर हेल्गा स्तब्ध रह गई और परेशान नजरों से उसकी ओर देखने लगी। सऊदी अरब? लेकिन क्यों? यह एक बहुत लंबा और नीरस किस्सा है, लेकिन तुम में यदि होने की ताकत है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। कहकर ग्रेनविल ने तली मछली का एक और निवाला लिया। यह बहुत स्वादिष्ट है, तुम भी लो। हेल्गा ने नकारात्मक सिर हिला दिया। तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें सऊदी अरब क्यों जाना पड़ेगा? यह बताने के लिए पहले मुझे अपने बारे में बताना पड़ेगा। ग्रेनविल ने इस बार भुने मुर्गे की टांग पर हाथ साफ करके कहा। तुम मुझे उलझन में मत डालो और सारी बात बताओ, हेल्गा ने अधीरता से कहा। बात यह है हेल्गा कि अपनी मृत्यु से पहले मेरे पिता ने अपनी संपत्ति का एक ट्रस्ट बना दिया था। वह झूठ बोला। इस ट्रस्ट से मुझे इतनी अच्छी आय होती थी कि मैं एक संभ्रांत जीवन व्यतीत करता था। लेकिन जब से पाउंड की कीमत गिरी है मुझे दिक्कत होने लगी है। इसलिए मुझे काम करना पड़ रहा है और वास्ता ऐसे आदमी से पड़ा है जिसे यह धुन सवार है कि यहाँ हॉलिडे कैंपों का बहुत स्कोप है। इतनी पूंजी उसके पास है नहीं कि सारा बिजनेस अपने पैसे से कर सके। उसे पैसे की जरूरत है और मेरे बारे में उसे ना जाने कैसे यह वहम हो गया कि मैं ही एकमात्र ऐसा आदमी हूँ जो उसके लिए पैसा जुटा सकता हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी जान पहचान की कई साहूकारों से बात चलाई, लेकिन कोई भी इस बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। अब मेरे बॉस महोदय को यह धुन सवार हो गई है कि सऊदी अरब जाओ, वहाँ निश्चित कोई ना कोई पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसी मजबूरी में मुझे सऊदी अरब जाना पड़ेगा। कहकर ग्रेनविल अपनी जगह से उठा और अपनी एवं हेल्गा की प्लेट में मुर्गा मलाई डालने लगा। यहाँ का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, और अपने हाथ से प्लेट में डालकर बोला,
खाने का तो जो मजा है वह शब्दों से परे है। ग्रेनविल खाने में व्यस्त था, जबकि हेल्गा यह सोच रही थी कि 5 दिन पश्चात मैं पैराडाइज सिटी वापस लौट जाऊंगी और यह पता नहीं कब सऊदी अरब चला जाए। इस विचार से हेल्गा का दिल हौलने लगा। वह जबरदस्ती की मुस्कान मुस्कुराकर बोली, मैंने जानबूझकर आत्म सेवा का प्रबंध किया था कि तुम्हें अच्छा लगेगा। इसे छोड़ और मुझे उस परियोजना के बारे में बताओ। ग्रेनविल सोचने लगा, अब यह कौतूहल होने लगी, इसे और कौतूहल होने दो, फिर वह अपने आप जाल में फंस जाएगी। सो उसने विरोधात्मक हाथ हिला दिया। तुम क्या बेकार विषय ले बैठी हो, मुझे मालूम है तुम्हें इसमें कोई रुचि नहीं होगी। ग्रेनविल ने भुनी मछली का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा। मैं उस परियोजना के बारे में जानना चाहती हूँ, हेल्गा ने तड़क कर कहा, जिसे सुनकर ग्रेनविल चौंक सा गया। अच्छा, तो बाद में बताऊंगा। सच पूछने तो मैं इस परियोजना के समस्त कागजात अपने साथ लाया हूँ। ग्रेनविल ने कुर्सी पर रखे ब्रीफकेस की ओर इशारा करके कहा। ऐसा कह के ग्रेनविल ने एक बहुत भारी चूक की थी। आशा ने उसे सावधान किया था कि हिल्गा के साथ पैसे की बात करते करते हुए बड़ी होशियारी से व्यवहार करना, लेकिन इस समय हेल्गा का कौतूहल देखकर ग्रेनविल जरूरत से अधिक आत्मविश्वासी हो गया था। ग्रेनविल के होठों पर आश्वस्त मुस्कान पाकर हेल्गा ध्यानपूर्वक उसके चेहरे की ओर देखने लगी। इसी क्षण उसके मस्तिष्क में खतरे की लाल बत्ती कौंधी थी। आशा ने ग्रेनविल को बहुत अच्छी तरह से बताया था कि हेल्गा एक बहुत चतुर बिजनेस वूमन है और छल को कोसों दूर से सूंघ लेती है। ग्रेनविल को चाहिए था कि वह आर्चर की चेतावनी पर गंभीरता से अमल करता, लेकिन आज तक उसका मूर्ख संपन्न प्रौढ़ाओं से वास्ता पड़ा था, जो उसके हृष्ट पुष्ट शरीर को देखते ही पिघल जाती थी। उसने हेल्गा को भी वैसा ही समझा था और उसका यह आत्मविश्वास उसकी नाकामयाबी के हेतु बना था। ग्रेनविल की ओर देखते हुए, जो पेट पूजा करने में मगन था, हेल्गा अपने आप से सवाल करने लगी, कहीं यह किसी छल की शुरुआत तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं खामखा में शक्की हो रही हूँ। हेल्गा ने अपने आप को सांत्वना दी, लेकिन खतरे की लाल बत्ती लगातार उसके मस्तिष्क में कौंध रही थी। यह आदमी मुझे अच्छा लगा है। मैं इसे अपने बिस्तर पर लिटाकर इसके साथ यौनाचार करना चाहती हूँ, लेकिन अगर यह कोई व्यवस्था हुई तो हेल्गा ने बड़ी सहज भाव से उससे पूछा, हॉलिडे कैंपों के लिए जो तुम जगह देखने गए थे वह नाइस में है? वह नाइस में नहीं, क्लारिस में है। बहुत सुंदर जगह है और उस जगह के आसपास का दृश्य तो अद्भुत है। वह जमीन कितने हेक्टेयर में है? ग्रेनविल को कुछ पता होता तो जवाब देता। कंधे उचकाकर बोला, यह सारी तफसील नक्शे में दी हुई है। तुम इस किस्से को छोड़ो और भोजन का आनंद लो। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस होटल वाले इतना बढ़िया खाना बनाते हैं। तुम और लो। ग्रेनविल ने अपने गिलास में शैंपेन उड़ेलते हुए कहा। मैं और खाना नहीं खाऊंगी, धन्यवाद। ग्रेनविल इस बात से अनभिज्ञ था कि हेल्गा ने अपनी नीली आंखें उस पर गाड़ रखी थी। तुम बड़ी गंभीर नजर आ रही हो हेल्गा। मैंने तुम्हें बताया है कि इस परियोजना में तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं होगी और मुझे यह भी विश्वास है कि कोई आदमी भी इस योजना में पैसा नहीं लगाएगा। वह अमेरिकन कौन है जिसके साथ या जिसके लिए तुम कार्यरत हो? उसका नाम क्या है? ग्रेनविल संकोच में पड़ गया। उसका नाम जो पैटरसन। वास्तव में वह इसी होटल में ठहरा हुआ है, वही जिसका कद छोटा, शरीर मोटा एवं चेहरे पर चेचक के दाग हैं। ग्रेनविल हैरान का हैरान रह गया। हाँ वही, बहुत ही बोर आदमी है। मैंने उसे देखा है, हेल्गा ने कहा। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए उसे कितना पैसा चाहिए? हेल्गा को अपनी ओर गौर से देखते पाकर ग्रेनविल असहज हो गया कि यह औरत पहले मेरे हाथ से छिनती जा रही है। उसे 20 लाख की जरूरत है, ग्रेनविल ने हंसते हुए कहा। लेकिन कौन अक्लमंद इस बिजनेस में 20 लाख लगाएगा? हालांकि यह बिजनेस काफी लाभदायक है। इसके अलावा मुझे इसमें से 2% बट्टा मिलेगा। मैं खूब अच्छी तरह से समझती हूँ
कि उसके वास्ते पैसा जुटाने के लिए तुम्हें दलाली मिलेगी। मैं ऐसी बातों को खूब समझती हूँ क्रिस, हेल्गा ने शैंपेन की चुस्की लेकर कहा। बहरहाल मुझे यकीन है कि इस बिजनेस के लिए कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। सो मैं सोचता हूँ सऊदी अरब जाने में क्या हर्ज है, इसी बहाने अरब दिखाऊंगा। तुम्हारे पास वहाँ के लिए पासपोर्ट है? ग्रेनविल को अब हेल्गा की तहकीकाती आवाज से व्यग्रता होने लगी थी। मेरे विचार में मिस्टर पैटरसन पासपोर्ट का प्रबंध कर रहा है। हेल्गा ने सिर हिलाया और अपने हाथ में पकड़े छुरी काटे। और खाओ क्रिस, अभी तुम्हारी भूख नहीं मिटी होगी। खाना बहुत बढ़िया है कि भूख पर भूख लगी जा रही है। क्रिस जब अपनी प्लेट खाने से भर रहा था तो हेल्गा ने सिगरेट सुलगाई थी और लंबे लंबे कश लेने लगी थी। हॉलीडे कैंप, हेल्गा ने कहा, कोई बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। 20 लाख क्लारिस। मान लो यदि कोई पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है तो मिस्टर पैटरसन की क्या शर्तें होंगी? मेरा आशय है कि वह किन शर्तों पर पैसा लेने के लिए तैयार होगा। ग्रेनविल ने ध्यान से हेल्गा की तरफ देखा, फिर अपनी प्लेट को लेकर उसके पास आकर बैठ गया। वह इस रकम पर 25% देगा। यह तो बहुत ही अधिक है। बैंक तो इससे बहुत कम सूद पर पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ग्रेनविल ने कंधे उचका दिए और सोचने लगा कि इस नीरस बातों ने तो खाने का मजा किरकिरा कर दिया। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हेल्गा। और नियंत्रण किसके पास रहेगा? हेल्गा ने पूछा। जहां तक मैं समझता हूँ नियंत्रण वह अपने हाथ में रखेगा। जब तुम्हें इस परियोजना में कोई रुचि नहीं तो तुम खाम खा में अपना सर क्यों खपा रही हो? तब हेल्गा काफी देर तक चुप बैठी रही। उसकी खामोशी से ग्रेनविल असहज होता जा रहा था तथा खाना खाने के साथ साथ बार बार उसकी ओर देख रहा था। हेल्गा अचल अपनी जगह पर बैठी थी। उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं तथा उसका चेहरा सर्वथा भाव शून्य था। देखो हेल्गा, हेल्गा ने उसकी बात पूरी होने नहीं दी और हाथ की चेष्टा से अधीरता व्यक्त की। तुम अपनी पेट पूजा से मतलब रखो और मुझे सोचने दो। हेल्गा की आवाज इतनी प्रचंड थी कि उसकी कठोरता से ग्रेनविल की भूख गायब हो गई और उसने प्लेट एक तरफ रख दी। मैं बहुत ज्यादा खा चुका हूं। अभी तो पनीर और शरबत बाकी है, हेल्गा ने कहा। उन्हें भी पान करो। और तुम मुझे कॉफी ला दो। ग्रेनविल अनिच्छा से अपनी जगह से उठा और 2 प्याले कॉफी बना लाया। उसे अनुभूति हो रही थी कि हेल्गा में अकस्मात परिवर्तन आ गया है, किंतु वह इसे निश्चित नहीं कर पा रहा था। हेल्गा के रवैये में रूखापन आ गया था तथा उसके चेहरे से कठोरता छलकने लगी थी। मुझे वह कागजात दिखाओ क्रिस। अब से पौना घंटे पहले हेल्गा उसके लिए कामोत्तेजित हो रही थी। वह सारा दिन उसके बारे में सोचती रही थी, किंतु अब उसके मन में यह बात बैठती जा रही थी कि यह एक छल योजना है। सो उसकी अपने आप मंद पड़ने लगी थी। आर्चर, जो कि हेल्गा को बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसने ग्रेनविल को सावधान किया था। यह सही है कि हेल्गा एक बहुत ही कामुक स्त्री है और यौन उसकी कमजोरी है, लेकिन यदि उसे शक पड़ जाए कि कोई उसकी कमजोरी का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है तो उसकी कामुकता सल्ट पड़ जाती है। तुम खामखा में अपने आप को क्यों परेशान कर रही हो? ग्रेनविल को यह महसूस होने लगा था कि हेल्गा उस पर हावी होती जा रही है और इस बात से उसे चिंता होने लगी। मैंने तुम्हें वह कागजात दिखाने को कहा था क्रिस। हेल्गा की आवाज में कठोरता थी। हेल्गा के इस तहकमाना अंदाज से ग्रेनविल घबरा सा गया और उसने अपना ब्रीफ केस खोलकर वे सारे कागजात उसके सामने रख दिए। तुम अपने लिए ब्रांडी बना लो, हेल्गा ने कहा और कुर्सी के साथ टेक लगाकर उन कागजात का अध्ययन करने लगी। ग्रेनविल को अब यकीन हो गया था कि बाजी मेरे हाथ से निकलकर हेल्गा के हाथ में आ गई है। वह सुस्त कदमों से मेज के पास आया और अपने लिए ब्रांडी बनाने लगा। इन कागजात में इससे पूर्व कि ग्रेनविल अपनी बात पूरी कर पाता, हेल्गा ने हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने को कहा। मुझे पढ़ने दो।
ग्रेनविल ब्रांडी का ग्लास हाथ में थामे खिड़की के पास आया और नीचे यातायात की ओर देखने के साथ साथ सोचने लगा कि यह औरत कोई मिस्री की डली नहीं है जो घुल जाएगी। तब वह और संभावनाएं टटोलने लगा। यद्यपि उसका आत्मविश्वास हिल गया था, किंतु उसे इस बात का यकीन था कि एक बार मैंने इसके साथ रमण कर लिया तो फिर यह मेरी दासी बन जाएगी। अंततः हेल्गा ने वह कागजात नीचे रख दिए। उसकी तीव्र बुद्धि उन कागजात को पढ़ते ही यह बात ग्रहण कर गई थी कि यह परियोजना सफल न तो क्या आरंभ ही नहीं हो सकती। इसके साथ वह क्रिस के मानव चरित्र को समझ गई थी और इस परिणाम पर पहुंची थी कि इस यौन शक्ति वाले मर्द को नकेल डालना कोई कठिन काम नहीं। काफी दिलचस्प परियोजना है, हेल्गा ने कहा। मेरे पास काफी पैसा है और पैसा काम में लगाने के लिए होता है। यदि मिस्टर पैटरसन 20 लाख पर 25% देने के लिए सहमत हैं, तो वह बहुत ही लाभदायक प्रस्ताव है। लेकिन हेल्गा हेल्गा ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। 20 लाख मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, भले मुझे इस बात की खुशी होगी कि इसमें से तुम्हें 2% कमीशन मिलेगी। अब हम ऐसा करेंगे कि मैं और तुम क्लारिस में वह जगह देखने जाएंगे। दक्षिण फ्रांस मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। वहां जाने से एक पंथ दो काज हो जाएंगे, काम का काम हो जाएगा और मौज का मौज। हम वहां पर केन्स होटल में ठहरेंगे। वह कार्ल्टन होटल मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। खर्चे के लिए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वह तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम ऐसा करो कि अपने मिस्टर पैटरसन से यह कहो कि मुझे इस परियोजना में दिलचस्पी है और तुमने मुझे वह जगह दिखाने के लिए राजी कर लिया है। उसे ऐसा बताने से तुम्हारी कमीशन सुनिश्चित हो जाएगी। कहकर हेल्गा उसका हाथ थपथपा कर बोली, हम रात 10:30 बजे की उड़ान से यहाँ से चलेंगे, ठीक है ना? ग्रेनविल ने सकारात्मक सिर हिला दिया। मैं मिस्टर पैटरसन से यही कहूँगा, वह ये जानकर प्रसन्न हो जाएगा। वह तो होगा ही, हेल्गा ने कहा। उसकी आंखों में फौलाद की सी शक्ति थी। अच्छा तो क्रिस, मैं आज सारा दिन व्यस्त रही हूँ, सो अब तुम भी चलकर आराम करो। तुमने मुझे अपनी संगति देकर आज की शाम को इतना रोचक बनाया, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। यह सुनकर ग्रेनविल असफलता बोध से भर गया कि क्या मैं सोच कर आया था और क्या हो गया। हेल्गा मुझे विदा कर रही है। मैंने तो सोचा था। इससे पूर्व कि क्रिस अपनी बात पूरी कर पाता, हेल्गा ने उसे रोक दिया। मुझे मालूम है तुम क्या सोच कर आए थे, हेल्गा अपनी जगह से उठती हुई बोली। इस बारे में बाद में बात करेंगे कल। क्रिस जब कागजात उठाने लगा तो हेल्गा ने बड़ी रुखाई से कहा, इन कागजात को यहीं छोड़ दो, मैं इनको गौर से पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा तो अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। हेल्गा ने एक प्रकार से उसे नीचा दिखा दिया था। ग्रेनविल के जाइगोलो जीवन में यह पहली बार था जब उसे एक औरत की प्रभाविता सहन करनी पड़ रही थी। ग्रेनविल चुपचाप हेल्गा के कमरे से बाहर निकल आया और अपने कमरे में आकर आर्शर का नंबर घुमाया और सारा वृतांत उसके रूबरू कर दिया। दूसरी ओर से आर्शर ने निराशा की दीर्घ श्वास छोड़कर कहा था, मैंने तुम्हें शुरू में ही समझाया था कि हेल्गा एक बहुत ही चतुर औरत है और छल को कोसों दूर से सूंघ लेती है। तुमने बना बनाया मामला बिगाड़ दिया है। वह भाप गई है कि तुम उससे छल करना चाहते हो। यदि वह भाप गई है तो कल मुझे अपने साथ क्लारिस क्यों ले जा रही है? ग्रेनविल ने कहा। तुम्हारी इस बात से साफ जाहिर है कि तुम हेल्गा को मानव चरित्र का बिल्कुल अंदाज नहीं लगा पाए। खैर, शहने शहने अपने आप समझ जाओगी। हेल्गा अपने मकसद की खातिर तुम्हें अपने साथ ले जा रही है। वह तुम्हें इस्तेमाल करने के उद्देश्य से तुम्हें अपने साथ ले जा रही है। वह तुम्हारे शरीर से अपने तन की तपन बुझाना चाहती है। तुम ऐसा करो कि उसकी इच्छा अनुसार चलो, जो वह कहे वही करो। मेरे विचार शहने शहने विकास पाने लगा है और फिर देखो क्या होता है। ईश्वर के लिए तुम अपना विचार तो बताओ। अभी कुछ दिन और ठहरो, मौका आने पर सारी बात बता दूंगा। इस बीच यह बात कभी मत भूलना कि हेल्गा से छल करना असंभव है। वह बहुत ही तेज और चालाक औरत है, उसे मैं निमट सकता हूँ। कहकर आशा ने फोन बंद कर दिया। ग्रेनविल कार्ल्टन होटल में अपने कमरे की बालकनी में खड़ा धूप सेक रहा था। इस समय वह बहुत ही
अप्रसन्न और अनिश्चित अनुभव कर रहा था। पेरिस में कल जब वह पैटरसन से मिला था और उसे यह बताया था कि हेल्गा क्लारिस में जगह देखना चाहती है, तो वह यह सुनकर प्रसन्न हो गया था। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है ग्रैंडविल, समझो वह फंस गई। जब हेल्गा वह जगह देखेगी तो फौरन तैयार हो जाएगी। तुम ऐसा करो कि केन्स में हेनरी लेगर को फोन करो। वह उस जगह का प्रॉपर्टी डीलर है। वह तुम दोनों को वह जगह दिखाने ले जाएगा। एक बार हेल्गा की वह जगह देखने की देर है, वह पैसा निवेश करने के लिए तैयार हो जाएगी। ग्रेनविल को पूरी आशा थी कि हेल्गा से मुलाकात होगी, लेकिन प्लाजा एंथनी के रिसेप्शन क्लर्क ने उसे यह सूचना दी थी कि मैडम रॉल्फ अपने कमरे में नहीं है और वह बाहर गई हुई हैं और ना जाने कब वापस लौटे। ग्रेनविल ने सारे दिन पेरिस में इधर उधर टहलते हुए काटा था और शाम को अपने कमरे में वापस लौटा था। कहीं 6 बजे जाकर हेल्गा का फोन आया था। क्रिस, 1 घंटे के बाद तुम नीचे लॉबी में पहुंच जाना, हेल्गा ने फुर्तीली आवाज में कहा था। मैंने साफ प्रबंध कर दिया है, 1 हफ्ते के लिए कपड़े ले आना। आज से पहले किसी ने और उसे इस तरह आदेश नहीं दिए थे। ग्रेनविल ने अपनी दृढ़ता व्यक्त करने का प्रयास किया। देखो हेल्गा, हेल्गा ने उसे टोक दिया। बाद में बात करेंगे क्रिस, इस समय मेरे पास कुछ आदमी खड़े हैं, कहकर हेल्गा ने फोन बंद कर दिया था। तब ग्रेनविल ने आशर को फोन किया था। क्यों, कैसा चल रहा है? दूसरी ओर से आशर ने पूछा। कैसे चल रहा है? ग्रेनविल ने झल्लाकर उत्तर दिया था। उसने मेरे प्रति ऐसा रवैया अपना लिया है मानो मैं जाई गोलो हूं। आशर हंसने लगा था। जाई गोलो तो तुम हो ही। धीरज से काम लो और अपने लक्ष्य को अपने सामने रखो। मेरी दिमागी स्कीम पनपने लगी है। तुम जब कार्ल्टन होटल पहुंच जाओ तो मुझे फोन कर देना। एक बात को हमेशा याद रखना कि तुम होल्गा के जाए गोलो हो और तुम्हारा काम शीघ्र से शीघ्र उसके साथ रमन करना है। ग्रेनविल ने गुस्से से रिसीवर पटक दिया, लेकिन एन सात की सुई पर ग्रेनविल अपना सूटकेस खुद हाथ में पकड़े नीचे लॉबी में पहुंच गया। वह इस बात से अनभिज्ञ था कि पैटरसन लॉबी के एक कुंज में बैठा उसकी ओर देख रहा था। थोड़ी देर बाद हेल्गा एक मल्लिका की तरह नीचे लॉबी में पहुंची थी। उसके आगे आगे होटल का मैनेजर था। दाएं और बाएं लोमन और विन बॉन्ड थे। पीछे कुली थे जो उनका सामान पकड़े हुए थे। तब हेल्गा ने कुलियों एवं वेटरों को बख्शीश दी थी। होटल मैनेजर एवं लोमन और विन बॉन्ड को हाथ हिलाकर विदा कही थी और चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरे क्रिस ग्रेनविल के पास पहुंची थी। चलो क्रिस, चले, हेल्गा ने हंसते हुए कहा था। इस समय हेल्गा को देखकर क्रिस के मन में गुदगुदी हुई थी कि यह कितनी जीवट और सुंदर है। जब वे सोफा चल कार में एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे तो हेल्गा गपशप के मूड में हो गई थी कि आज का दिन तो इतना नाइस था कि क्या बताऊं। बड़ी मुश्किल से अपने सहकर्मियों से जान छुड़ा पाई हूँ। कोई जगह देखनी या खरीदनी हो तो मर्द लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं। तुम बताओ क्रिस, तुमने आज का दिन कैसे गुजारा था? मैंने सारा दिन आर्ट गैलरी में व्यतीत किया था, क्रिस ने झूठ बोला। जब वे हवाई अड्डे पहुंचे थे तो 2 कुली लपक कर कैटलॉग के पास पहुंच गए थे। हेल्गा को हवाई अड्डे के बाहर देखते ही एक एयर होस्टेस उसके पास आई और उनकी अगुवाई करती हुई वीआईपी लाउंज में ले गई थी। ग्रेनविल को यह बात बहुत चुभ रही थी कि मैं केवल एक दर्शक हूँ। इस भूमिका से वह बहुत चिढ़ने लगा था, किंतु कुछ नहीं कर सकता था। जब वे विमान में सवार हुए थे तो एक एयर होस्टेस हेल्गा के पास आकर खड़ी हो गई थी। थोड़ी देर बाद फ्लाइट कैप्टन खुद हेल्गा से मिलने आया था। उसने हेल्गा से हाथ मिलाया था और ग्रेनविल की पूर्ण उपेक्षा की थी। हेल्गा फ्लाइट कैप्टन को अच्छी तरह से पहचानती थी क्योंकि उसने फ्लाइट कैप्टन से उसके परिवार का हालचाल पूछा था और स्टाफ भी हेल्गा को सलाम करने आया, किंतु किसी एक ने भी ग्रेनविल की ओर आंख उठाकर नहीं देखा था। ग्रेनविल को पहली बार यह एहसास हुआ था कि हेल्गा जैसे अरबपति की क्या शक्ति होती है। ग्रेनविल मुंह फुलाकर बैठ गया था, किंतु हेल्गा ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। वह अपने आप में प्रफुल्ल थी। जब वे नाइस एयरपोर्ट पहुंचे थे तो एक मर्सिडीज कार हेल्गा के इंतजार में खड़ी थी। कैटलॉग की उम्र रसीदार चालक ने अपनी टोपी सिर से उठाकर हेल्गा का अभिवादन किया था।
हेल्गा ने जवाब में उसके साथ हाथ मिलाया था और उसकी पत्नी का हालचाल पूछा था। ग्रैनविल एक कठपुतली की तरह चुपचाप खड़ा रहा था। नाइस एयरपोर्ट से कैंस पहुंचने में उन्हें 20 मिनट लगे थे। कार्ल्टन होटल का मैनेजर हेल्गा के स्वागत के लिए पहले से ही द्वार पर खड़ा था। उसने झुककर हेल्गा का अभिवादन किया था और ग्रेनविल की ओर देखकर सिर हिला दिया था। क्रिस, मैं बहुत थक गई हूँ, कल बात करेंगे, हेल्गा ने कहा था और उसके जवाब का इंतजार किए बिना लिफ्ट की ओर चली गई थी। अगली सुबह नाश्ते की ट्रे में ग्रेनविल को यह रुक्का मिला था। बोर हो गई हूँ, लेकिन क्या करूँ, एक काम के संबंध में मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। तुम रात 9 बजे मुझे लॉबी में मिलना। हेल्गा। ग्रेनविल को हेल्गा से खौफ सा लगने लगा था। थोड़ी देर बाद उसे ख्याल आया, मैंने हेल्गा से झूठ बोला था कि मैं वह जगह देखने के लिए क्लारिस गया था, जबकि मुझे यह मालूम नहीं कि वह जगह है कहाँ पर। अगर हेल्गा ने मुझे उस जगह पर ले चलने को कहा तो मैं क्या करूँगा? यह विचार आते ही उसने हेनरी लेगर के ऑफिस का फोन घुमाया। दूसरी ओर से एक लड़की ने बताया कि मर्सियम लेकर तो इस समय ऑफिस में नहीं है और वह दोपहर बाद वापस लौटेंगे। मैं जो पैटरसन का प्रतिनिधि बोल रहा हूँ। पैटरसन ने एक ज़मीन के बारे में मिस्टर लेगर से बातचीत कर रखी है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वह ज़मीन कहाँ पर स्थित है? ग्रेनविल ने पूछा। मर्सियम लेगर इस समय वहीं पर हैं, लड़की ने बताया। वह मैडम रॉल्फ को वह ज़मीन दिखाने ले गए हैं। यह सुनकर ग्रेनविल ने रिसीवर वापस रख दिया। उसके मस्तिष्क में आर्चर की वह चेतावनी गूंजने लगी। कभी भूल कर भी यह कल्पना मत करना कि तुम हेल्गा को बेवकूफ़ बना सकते हो। तो ठीक है, फिर ऐसे ही सही, मैं वैसे ही करूँगा जैसे वह कहेगी। जब मैं उसके तन की तपन बुझा चुकूंगा और वह इस बात से संतुष्ट हो जाएगी कि मैं उसकी इच्छा अनुसार उसकी तुष्टि कर सकता हूँ, तो देखूंगा वह किस करवट बैठती है। तब तक मैं मासूम बना रहता हूँ। तब उसने पेरिस में आर्चर को फोन किया और उसे सारा कथन कह सुनाया। तुम चिंता मत करो ग्रैनविल, आर्चर ने उसे आश्वासन दिया। अब तक हेल्गा ये जान चुकी है कि पैटरसन की परियोजना सरासर बोगस है। यह तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि वह उस परियोजना में पैसे नहीं लगाएगी, लेकिन उसे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है और उसे तुम्हारे में दिलचस्पी है। तुम वह करो जो वह कहे। मैं आज रात वहाँ पहुँच रहा हूँ और क्लैरिस होटल में ठहरूंगा। मेरी योजना तैयार हो चुकी है। हमें हेल्गा से 20 लाख धोने हैं तो धो लेंगे। वह यदि चतुर है तो मैं उससे ज़्यादा चतुर हूँ। आशर को फोन करने के पश्चात ग्रैनविल घूमने फिरने चला गया था। कुछ देर तैराकी करता रहा था, लेकिन किसी भी चीज में उसका मन नहीं लग रहा था। सो वह होटल वापस लौट आया था। रात के 9 बजते ही वह लॉबी में पहुंच गया था। थोड़ी देर बाद हेल्गा एक रमणीय लिबास पहने लॉबी में पहुंची थी और सीधी क्रिस के पास चली आई थी। क्रिस, मेरा तो पेट चपाती हो रहा है, चलो बुलदार रेस्टोरेंट चलते हैं, हेल्गा ने कहा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना बाहर आकर मर्सिडीज में बैठ गई। ग्रेनविल भी उसके पीछे पीछे चला। थोड़ी देर पश्चात जब वे बुलदार रेस्टोरेंट पहुंचे तो वहां के गृह प्रबंधक लुई ने हेल्गा का भव्य स्वागत किया और उनकी अगुवाई करता हुआ एक कान लुकुंज में ले आया। मेरे पति हमेशा यहाँ लाया करते थे, हेल्गा ने ग्रैनविल से कहा। यहाँ का भोजन तो पूछो पूछो ही मत, इतना स्वादिष्ट होता है कि उसकी प्रशंसा शब्दों से परे है, कहकर हेल्गा लुई को संबोधित करते हुए बोली। हमें फर्स्ट क्लास खाना सर्व कर दो और तुम वारुणी का चयन करो। वारुणी के चयन के मामले में तुम माहिर हो। ग्रैनविल वाइन सूची का अध्ययन करने लगा। तभी हेल्गा ने लुई से पूछा, तुम्हारे पास मुर्ग क्रिस 29 है? तुम्हें याद है ना, मेरे पति को यह वारुणी बहुत अच्छी लगती थी। मात्र 2 बोतलें बाकी बची हैं मैडम, तो ले आओ। मार्क क्रिस 29 का नाम सुनकर ग्रेनविल की हवा सरक गई थी। वह सोचने लगा, मैंने पैटरसन से 5,000 लिए थे, जिसमें से 1,000 खत्म हो चुके। मार्क क्रिस 29 की एक बोतल 500 फ्रैंक्स की है। इस पर इतना महंगा रेस्टोरेंट। लेकिन उसने अपने चेहरे से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होने दी।
हेल्गा झिलमिलाती हुई नजरों से उसकी ओर देखने लगी। बड़ा आनंद आएगा क्रिस। अच्छा तुम यह बताओ, तुमने अपना दिन कैसे व्यतीत किया था? तैराकी की थी, इधर उधर टहलता रहा था, लेकिन सारा दिन तुम्हारे लिए दिल उदास रहा था। यह सुनकर हेल्गा प्रसन्न हो गई। मैं भी तुम्हारे लिए उदास रही थी, लेकिन कल हमें अकेले नहीं रहना पड़ेगा। और तुम सारा दिन क्या करती रही थी? ग्रैनवेल ने पूछा। इस विषय पर बाद में बात करेंगे, हेल्गा ने उत्तर दिया और अपनी नजरें क्रिस पर गाड़ दी। क्रिस उसको अपनी ओर देखता पाकर असहज हो गया। खाने के दौरान भी हेल्गा ने क्रिस को बोलने का मौका नहीं दिया था। खाना खाने के बाद हेल्गा ने कहा था, चलो क्रिस अब होटल चलते हैं, कहकर हेल्गा ने बिल चुका दिया। जब वह बिल का भुगतान कर रही थी तो क्रिस ने बिल की पेमेंट करने का हेल्गा से आग्रह किया, लेकिन हेल्गा ने अरे छोड़ो भी कहकर उसे पैसे नहीं देने दिए थे। तत्पश्चात जब वे होटल पहुंचे थे तो वे दोनों हेल्गा के कमरे में गए थे। हेल्गा बैल्कनी में जाकर नीचे समुद्र का दृश्य देखने लगी। ग्रेनविल भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। मुझे केन्स बहुत अच्छा लगता है, हेल्गा ने कहा। वाकई बहुत खूबसूरत जगह है, क्रिस ने हाँ में हाँ मिलाई। अब बिजनेस की बात करते हैं क्रिस, हेल्गा ने कहा और बालकनी में पड़ी आराम कुर्सी पर बैठ गई। ग्रेनविल मन ही मन कहने लगा, काश आशर इस समय यहाँ होता। यह हेल्गा अनूठी औरत है। अपनी कमजोरी के बावजूद मानसिक रूप से इतनी चतुर और ठोस इरादे की है कि इसकी ओर देखकर मेरा मनोबल गिरने लगता है। मुंह से बात निकलती नहीं कि यह उसकी तह तक पहुंच जाती है। आज तक मेरा वास्ता संपन्न एवं मूर्ख प्रौढ़ाओं से पड़ा था, लेकिन यह संपन्न होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है। जब मेरे चेहरे पर नजरें गाड़ती है तो इससे नजरें मिलाने का मुझमें साहस नहीं होता। अब ना जाने क्या बात होगी। बिजनेस की बात, क्रिस ने उसके समीप बैठकर कहा। तुम्हारा आशय है पैटरसन की परियोजना के बारे में? हेल्गा उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगी। क्रिस, तुम में अद्भुत योग्यताएं हैं, उसका अंदाजा मुझे है, लेकिन यह प्रॉपर्टी का धंधा तुम्हारे बस का रोग नहीं है। क्रिस ने अपना स्वर्णिम सिगरेट केस निकाला और खोलकर हेल्गा के सामने किया। हेल्गा ने उसमें से एक सिगरेट ली। तब क्रिस ने खुद उसमें से एक सिगरेट ली और बोला, शायद तुम्हारा अंदाज ठीक है। हेल्गा अपना सिर पीछे की ओर झटक कर जोर जोर से हंसने लगी। क्रिस उसकी सुराहीदार गर्दन को देखकर सोचने लगा, हेल्गा प्रौढ़ा होने के बावजूद सुंदर है। जब तुमने मुझे पैटरसन की योजना के बारे में बताया था कि तुम उसमें कार्यरत हो, तो मैंने इस विषय में जानकारी प्राप्त करने का निर्णय कर लिया था। कल मैंने अपने आदमियों को जो पैटरसन की तहकीकात करने के आदेश दिए थे। आज सुबह मैं वह जगह देखने गई थी। अब मैं तुम्हें यह बताती हूँ कि जो मुझे पता चला है। पहले जो पैटरसन के बारे में सुनो। वह एक ठग है। फ्रॉड के अपराध में 5 वर्ष की जेल यात्रा भी कर चुका है। उसके पास मुश्किल से इतना पैसा है कि वह अपनी जीविका चला सके। उसकी यह परियोजना केवल पैसा ऐंठने के लिए है। क्लारिस में उस जगह पर हॉलीडे कैंप खड़ा ही नहीं किए जा सकते, क्योंकि वहां पर 2 पक्के फुटपाथ हैं और वह प्रॉपर्टी डीलर लेगर स्वयं एक वंचक आदमी है। तुम्हें वास्तविकता का सामना करना ही पड़ेगा क्रिस कि तुम एक ठग के झमेले में फंस गए हो। ग्रेनविल अपना रुमाल निकालकर पसीना पोंछने लगा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था हेल्गा कि इस परियोजना में कोई भी अक्लमंद आदमी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। मुझे खेद है क्रिस कि अब तुम्हें 2% कमीशन नहीं मिलेगी और बेहतर यह है कि तुम जो पैटरसन को भूल जाओ। ग्रीनविल ने कंधे उचका दिए। जीवन में ऐसे ही होता है हेल्गा। मुझे क्या ज्ञान था कि पैटरसन एक ठग है। मेरे विचार में उसके छल को अंत तक देखने में हर्ज क्या है। मेरा आशय है कि जब पैटरसन खर्चा देने के लिए तैयार है तो क्यों ना मैं सऊदी अरब देश देख आऊं। ग्रेनविल का विचार था कि यह सुनकर हेल्गा बेचैन हो जाएगी, लेकिन जब उसने हेल्गा को समीक्षात्मक दृष्टि से अपनी ओर देखते पाया तो खुद असहज हो गया। तुम सऊदी अरब को भूल जाओ, हेल्गा ने शुष्कता से कहा, और मेरी सलाह पर अमल करो। तुम्हारी क्या सलाह है?
मेरी कॉरपोरेशन तुम्हारी योग्यताओं का प्रयोग कर सकती है, लेकिन मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता और ना ही जानने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें अपने निजी सहायक के रूप में नियुक्त करना चाहती हूँ, कहकर हेल्गा ने अपना हाथ ग्रेनविल के हाथ पर रख दिया। तुम्हें क्या पता कि मुझे कितना काम करना पड़ता है और मुझ पर कितना बोझा रहता है। तुम मेरे साथ होगे तो मेरा बोझा आधा हो जाएगा। बोलो, क्या मर्जी है? यह सुनते ही ग्रेनविल का खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया और वह अपनी उंगलियों से हेल्गा की कलाई सहलाने लगा। खिड़की की झरोकों से आती हुई सूर्य किरणों से हेल्गा की आंखें खुल गईं। हेल्गा ने एक लंबी सांस लेकर अंगड़ाई ली और आंखें खोलकर बेड साइड टेबल पर पड़ी घड़ी की ओर देखा। 10 बजा चाहते थे। कल रात जैसी नींद उसे पहले कभी नहीं आई थी। तब करवट लेकर हेल्गा ने दूसरी तकिए की ओर देखकर उसका स्पर्श किया। ग्रेनविल आधी रात 3 बजे के बाद हेल्गा के कमरे से अपने कमरे में चला गया था। हेल्गा को उसका जाना बहुत खला था, किंतु वे दोनों इस बात पर सहमत थे कि जब सुबह हो तो कम से कम दिखावे के लिए उन्हें अपने अपने कमरे में होना चाहिए। हेल्गा अपने रेशमी बालों में उंगलियों से कंघी करने लगी और उसे इच्छा होने लगी कि क्या अच्छा होता कि ग्रेनविल इस समय मेरे साथ होता। फिर कुछ देर तक हेल्गा अपने बिस्तर पर अचल लेटी रही और सोचने लगी, ग्रेनविल तो मेरा पति बनेगा ही बनेगा। ग्रेनविल के पास में ना होने से मेरा दिल हौलने लगता है। उसमें कोई कमी नहीं, मनोहर है, बुद्धिमान है, योग्य है और यौन तृप्ति में तो एकदम लाजवाब है। आखिर फंस गई ना मैं, हेल्गा ने अपने आप से कहा। तो क्या हुआ, अगर मैं उस पर रीझ गई हूं तो वह भी तो मेरे हाथों बिक गया है। कैसी टुकुर टुकुर नजरों से देखने के साथ साथ कैसे प्रेम स्पर्श कर रहा था। मुझे एक बात से सावधान रहना पड़ेगा कि ग्रेनविल एक अंग्रेज है और अंग्रेज अपने उस उसूल के बड़े पक्के होते हैं कि अपने से अधिक अमीर औरत से विवाह नहीं करना चाहिए। मैं ग्रेनविल को साथ लूंगी, लेकिन यह काम यहाँ कार्ल्टन होटल में नहीं हो सकता। इसके लिए शांतमय जगह व वातावरण की जरूरत है। कैस्ट गनोल का मेरा विला किस काम के लिए उपयुक्त है। वहां हमें देखने वाला कोई नहीं होगा। मैं होंगी और क्रिस। जब जी चाहेगा हम एक दूसरे का रस लेने लगेंगे। यह विला हरमन रॉल्फ ने खरीदा था और यह स्विट्जरलैंड में लुगानो शहर के बाहर स्थित था। इसके चारों ओर अद्भुत दृश्य था। इसी विला में आर्चर ने हेल्गा को ब्लैकमेल करने का असफल प्रयास किया था। विला का विचार आते ही हेल्गा का दिमाग तेजी से काम करने लगा कि देखभाल के लिए मुझे वहां पर ऐसे आदमी की जरूरत है जो जरा भी कौतूहली ना हो और क्रिस को मेरे साथ देखकर अपनी जवान बंद रखे। ऐसा आदमी। तभी हेल्गा को हिकल का ख्याल आया, जिसने पूरे 15 साल तक वफादारी के साथ हरमन रॉल्फ की सेवा की थी और उसकी मृत्यु के पश्चात अपनी तमाम तवज्जो एवं वफादारी हेल्गा के लिए समर्पित कर दी थी। हिकल का विचार आते ही हेल्गा ने नीचे लॉबी में फ़ोन किया और लॉबी क्लर्क को पैराडाइज सिटी में अपने घर का नंबर मिलाने को कहा। थोड़ी देर बाद हेल्गा को कॉल मिल गई। मैं हिकल बोल रहा हूँ मैडम। दूसरी ओर से हिकल की आवाज़ सुनाई दी। आप ठीक ठाक हैं? मैं बहुत प्रसन्न हूँ हिकल। मैं तुम्हें एक समाचार सुनाने जा रही हूँ। मुझे एक ऐसे आदमी से प्रेम हो गया है और मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। मेरे विचार में वह आदमी आपके योग्य होगा मैडम। हेकल, वह एक अद्भुत आदमी है। मुझे तुम्हारी बहुत सख्त ज़रूरत है। आप हुक्म कीजिए मैडम। तुम ऐसा करो कि कैस्ट गनोल विला पहुंच जाओ। मैंने तुम्हारे लिए प्लेन की टिकट बुक करा दी है। ठीक है मैडम, मैं परसों 10:30 बजे सुबह जनेवा पहुंच जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच हिकल, कहकर हेल्गा ने फ़ोन बंद कर दिया। अब मुझे एक नई कार का प्रबंध करना चाहिए। हेल्गा ने फौरन लुगानो में रॉल्स रॉयस एजेंट का फ़ोन नंबर डायल किया। मुझे एक रॉल्स रॉयस चाहिए, हेल्गा ने अपना परिचय देने के बाद कहा। हमने अभी अभी एक रॉल्स रॉयस का माल छुड़ाया है मैडम। उसका रंग लाल और रजत तथा बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है।
मुझे यही कार चाहिए, हेल्गा ने कहा। मैं परसों 10:30 बजे जनेवा पहुंचूंगी। तब तक मुझे वह रोल्स रॉयस मिल जानी चाहिए। इस बीच तुम लुगानो में मेरे विला प्रबंधक ड्रेसल से संपर्क कर लेना। वह तुम्हें कार की कीमत दे देगा। आप निश्चिंत रहिए मैडम। जब आप जिनेवा हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी तो कार आपकी प्रतीक्षा में खड़ी होगी। हरमन रॉल्फ के पैसे की जादुई चाबी करतब करने लगी थी। क्रिस, हाय क्रिस, कितना मन कर रहा है कि इस समय तुम यहाँ होते और मुझे अपने अंक में भींच लेते। अब तो बस 2 दिन की बात है, फिर हम दोनों सबकी नज़रों से दूर कैस्ट कनोल में होंगे और हिकल हमारे हुक्म बजा लाने के लिए मौजूद होगा। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।